हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.5 का हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके 5 पार्ट होंगे। उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन है तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करके जाना, क्योंकि आपको रोज़ शाम 7:30 बजे वीडियो आपको मिल जाती है, प्रॉपर मिल जाया करेगी इसी तरीके से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भैया हम सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है क्या, चौथे का पहला है क्या। तो यहाँ पर दिया गया है किसी छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र में कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपये छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन के भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको ज्ञात करना है, यही बताना है कि मतलब कि नियत व्यय उसका क्या है कि कितना वो खर्च कर रहा है, और प्रतिदिन उसके भोजन का मूल्य क्या हो रहा है, इस चीज़ को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर x रुपये और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल्य बराबर y रुपये। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, मतलब वो पहले तो एक तो नियत है। नियत मतलब क्या है, यक्स मतलब खर्चा जो है, कुछ रुपए उसके नियत है, कितना तो खर्च होना ही है। लेकिन कुछ पैसे ऐसे हैं जो वो रोज़ के भोजन के लिए खर्च कर रहा है, तो वो 20 दिनों के लिए भोजन कर रहा है। तो एक दिन के लिए जो प्रतिदिन के लिए जो भोजन का मूल्य है y रुपये है, तो 20 दिन के भोजन के लिए 20y होगा। और नियत मूल्य आपका ऐसा का ऐसा उस व्यक्ति का रहेगा, किसका, ए का रहेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट शर्त से देखते हैं, फर्स्ट शर्त से या शर्तानुसार भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट शर्त से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 20y बराबर हो जाएगा कुल कितने रुपए ए को खर्च करने पड़ रहे हैं, 1,000 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकंड शर्त से क्या होगा, सेकंड शर्त से हम देखते हैं कि बी को 26 दिन के भोजन करता है, मतलब उसका नियत व्यय तो पता है, x रुपये उसको खर्च ही करना है। बाकी के 26 दिन के भोजन के लिए उसे 26y, मतलब एक दिन के भोजन का मूल्य y, और 26 दिन के लिए 26y बराबर आ जाएगा 1,180 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आप जब देखोगे तो उसके अंदर सबसे पहला जो हेडिंग दिया गया है वो कहा गया है कि निम्न जितने भी प्रश्न दिए गए हैं नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में आपको किसी भी तरीके का यूज करना है। आपको दोनों इक्वेशन समीकरण युग्मों को आपको सॉल्व करना है, वो भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे जो आपको अच्छा लगे वही आप करना। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि कर देते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में वज्र गुणनखंड कर देते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा तगड़ा नॉलेज हो जाए, किसके बारे में, वज्र गुणनखंड विधि में। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा और भी टफ लगता है, लेकिन बहुत कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके अंतर्गत। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम समीकरण, जैसे जैसे हमारा टॉपिक था, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे वैसे वैसे करेंगे। समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की तुलना से हम पहले तो तुलना करेंगे। यहाँ से a1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और b1 की वैल्यू मिल जाएगी 20, और c1 की जो वैल्यू मिल जाएगी 1,000 को उधर लेकर जाएंगे तभी तो इस फॉर्म में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1,000। अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की तुलना से, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको a2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा 1, b2 बराबर आ जाएगा 26, और c2 बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1,180। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर यक्स लिखना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जैसे कि हमने बताया था यक्स, वाई और 1 लिखना है। ठीक है, जब हम यक्स वाले पदों को यक्स को ले रहे हैं तो यक्स के जो गुणांक है उसको हम छुपा लेंगे, और वाई और सी के जो गुणांक है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 26, और ये आ जाएगा माइनस का 1,000, और ये आ जाएगा माइनस का 1,180।
ठीक, यही करना है। अब हम जब y वाला ले रहे हैं तो y को छुपा लेंगे, बाकी इन दोनों को हम लिख देंगे। तो ये वाला पार्ट तो ये दोनों तो लिखा हुआ है, बाकी a का नहीं लिखा हुआ है, मतलब यक्स का गुणांक नहीं लिखा है, तो 1 1 लिख देते हैं। अब देखो जब हम c वाले पार्ट पर चल रहे हैं तो c को हम छुपा लेते हैं, बाकी ये बचेगा, ये दोनों, तो ये वाला बचेगा, ये वाला हम लिख देते हैं, ये वाला लिखा है पहले से, ये वाला लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 26। अब क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तीर बना देते हैं इसे भैया। ये लो भैया, ये लो, ये लो, ये लो, बना दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। चलो यहीं थोड़ा सा हम कर लेते हैं, यहीं पर ही यक्स बटे हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 20 गुणे माइनस का 1180, फिर से माइनस लगाएंगे और ये माइनस पहले से ही, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। और जब 1000 में 26 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26,000। ठीक है, इसका तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, जब हमको जल्दी से मिल जा रहा है तो हम कर देते हैं y बटे। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 1000 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस 1180 हो जाएगा, बराबर 1/26 माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक हो, इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए। बाकी अब कैलकुलेशन है आगे, अब कुछ भी नहीं करना है। चलिए कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर अब गुणा करेंगे तो यक्स बटे आ जाएगा, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 20 गुणे 1180, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 तो 0 मिलेगा, और 8 दूना 16, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 23,600 और प्लस का आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 26,000। ठीक, और बराबर आ जाएगा y बटे, देखो 1000 में से हम क्या करेंगे, 1180 में से 1000 घटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 180 और बराबर हो जाएगा, और 26 में से 20 को हम घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा। अभी और भी करना है तो यक्स बटे, देखो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 26,000 में से 23,600 घटा देते हैं। चलो इसको हम घटा लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0, एक और 0। अब देखो यहाँ पर बनेगा कितना, 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो यहाँ से आ गया 2400। तो यह आ जाएगा y बटे 180 बराबर आ जाएगा 1/6। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा था ये वाले पार्ट को इसके बराबर, ये वाले पार्ट को इसके बराबर, तो यक्स बटे 2400 बराबर आ जाएगा 1/6 और y बटे 180 बराबर आ जाएगा 1/6। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2400/6 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 180/6, और ये कट जाएगा 6 चौक 24, तो ये 400, मतलब x बराबर कितना आ गया, 400 मिल गया। और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 30, मतलब वो x बराबर कितना आया यहाँ से 400, y बराबर 30, यही आपका आंसर हो गया। मतलब कहने का ये है कि जो नियत व्यय था वो 400 रुपये था, और जो प्रतिदिन भोजन किया जा रहा था कितने रुपए का, 30 रुपये का किया जा रहा था। अब जब आप जो है दोनों इक्वेशन में इनमें वैल्यू रखोगे तो ए ने 1000 रुपये किस तरीके से खर्च किए वो आप जब दोनों में रख दोगे एक्स और वाई की वैल्यू तो आपके 1000 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही बी के लिए जब आप इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे, मतलब आपको पता चल गया ना कि प्रतिदिन वो कितना भोजन कर रहा है और प्रतिदिन उसका खर्च कितना था दोनों का, वो चीज़ आपको पता चल गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वाला क्वेश्चन देख करके कुछ बच्चे कहेंगे कि यार कौन सा क्वेश्चन दे दिया, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इजी है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मानते हैं यहाँ पर, माना, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं यार, भूल गए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक भिन्न, मतलब थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो जाती है जब कुछ इजी क्वेश्चन दिखता है ना, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके हटा दो। नहीं, ऐसा नहीं, मैं जान रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो आपको शुरुआत में सारी चीज़ें समझनी होती है, तो आपको बताना जरूरी है पहले। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, उसके अंश में 1 घटा देना है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह आपको भिन्न ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले मान लेते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर कितना हो जाएगा y, और वह भिन्न कितनी हो जाएगी, वह भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ठीक, अब हमें फर्स्ट शर्त से क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त से ये कह रहे हैं कि भिन्न 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मतलब अंश में से जब हम 1 घटा देंगे और y में कुछ भी नहीं करना है तो वो बराबर हो जाता है कितना, 1/3 के। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y को इधर लेकर जाएंगे तो x माइनस का 1 y बटे आ जाएगा 3। अब 3 को इधर गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर आ जाएगा y, यही तो होगा। अब y को उधर लेकर चले आएंगे, 3x माइनस का y बराबर 3। अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही चीज़ करना था। अब हम सेकंड शर्त से भी इसी में ही जांच कर लेते हैं, सेकंड शर्त से देख लेते हैं भैया।
सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त से क्या दिया है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। मतलब यक्स को ऐसे रहने दो, हर में 8 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 1/4 के। ये आ जाएगा 4x बराबर आ जाएगा y + 8, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 4x माइनस का y बराबर 8। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने रेडी है एकदम ताज़ा ताज़ा से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देते हैं। देखो अब हम ज़्यादातर बीजगुणनखंड विधि आपको पता ही है, सारी चीज़ें पता है। चाहे आप बीजगुणनखंड विधि लगा दो, चाहे आप ग्राफी विधि से सॉल्व कर दो, चाहे आप जिस विधि का प्रयोग करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वही आपको करना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं दिया था क्वेश्चन के अंदर कि जो है आपको बीजगुणनखंड से ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले तो फर्स्ट शर्त से और सेकंड शर्त से जो भी इक्वेशन आई हैं उन दोनों को हम किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से कर देते हैं, क्योंकि ये आसान लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम करते हैं समीकरण 2-1 से। तो 2-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4x माइनस का y बराबर 8, और यहाँ से हम कर देते हैं 3x माइनस का y बराबर आ जाएगा 3। अब देखो जब हम माइनस करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये कितना आ जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, 1 + 1 माइनस कैंसिल। अब देखो इनसे जब हम घटाएंगे 4 में से 3x को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यक्स मिलेगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब यक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5। अब हम इक्वेशन नंबर चाहे फर्स्ट में इसकी वैल्यू को रख दे, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दे, वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। तो समीकरण एक से हम यक्स की वैल्यू, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब हम x का मान रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 3 × 5 माइनस वाई = 3, और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस का y बराबर 3। अब y को इधर लेकर चले जाओ और 3 को इधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस का 3, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा कितना, 12। ये देखो आपके सामने y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अच्छा वह भिन्न क्या होगी बताओ, वह भिन्न थोड़ा डिजाइन में लिख देते हैं तिरछा एकदम। कितना आ जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा कितना, 5/12। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से आपने सॉल्व भी कर लिया, आपको समझ में भी आया होगा मैं जान रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ यार, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 भी तो अभी है। चलो 3 को कर लेते हैं तब 4 को करते हैं, ठीक है कोई ना। चलो तो 3 को देखते हैं। तो यहाँ एक यश नाम का लड़का है जिसने 40 अंक अर्जित किए। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, और मतलब माइनस मार्किंग भी है, और जो है यहाँ पर उत्तर के भी, जो सही प्रश्न है उसके भी उत्तर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर है कि 40 माइनस मार्किंग नहीं है, बस केवल, चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब अपने हिसाब से बातें बनाते हैं। पहले देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यश ने 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये कैसे पता चलेगा, ये वैसे पता चलेगा कि अशुद्ध प्रश्न कितने उसके हुए यश के, और शुद्ध प्रश्न कितने हुए। पहले तो ये दोनों हम याद करेंगे, और जैसे ही दोनों हमको ज्ञात हो जाएगा वैसे ही हम जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले तो हम शुद्ध प्रश्न मान लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि माना शुद्ध प्रश्न बराबर यक्स, और अशुद्ध प्रश्न बराबर यहाँ से हो जाएगा वाई। अब देखो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जब हम ज्ञात करेंगे, देखो कुल प्रश्नों की संख्या जब हम फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा x + y। भाई कुल टेस्ट में कितने प्रश्न थे यही तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम कुल प्रश्नों की संख्या x + y ले लिया, मतलब भाई मानना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट शर्त से हम क्या देखते हैं, फर्स्ट शर्त से जो शुद्ध प्रश्न थे तो कुल अंक कितने मिले, 40 अंक मिले अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, मतलब 3 अंक मिल रहे हैं कितने सही उत्तर पर, शुद्ध उत्तर पर। तो 3x हो गया, मतलब जितने शुद्ध उत्तर होंगे उतने में 3 से गुणा उतने नंबर वो पा रहा है, ठीक है। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। कटौती का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान दो कि वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, 1 अंक माइनस हो जाता है। मान लो y उसके पास है, ठीक है, y अंक क्या हो रहा है उससे गलत हो रहे हैं, और गलत होकर के क्या हो रहे हैं, जो प्रश्न है उस जो भी मतलब दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन है
जो भी प्रश्न के उत्तर वो पा रहा है उसमें से वो क्या हो रहा है, एक अंक काट लिया जा रहा है। ठीक है, गलत उत्तर होने पर जिसमें सही वाला है उसमें से भी वो क्या कर लिया है, काट काट ले रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से सेकंड शर्त से जब हम देखते हैं तो देखो क्या होता है कि उसे यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो उसे 50 अंक अर्जित किए। तो 50 अंक कब अर्जित किए, जब उसके सही उत्तर पर 4 अंक मिले और कटौती कितनी की हुई, 2 अंक की कटौती हो रही है हर गलत उत्तर पर। तो इस टाइप से आपके 2 इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। अब तो आपके लिए इजी ही हो गया होगा। अब हम इसको तो सॉल्व करेंगे, जानते हो किससे, हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन से। बहुत ही, चलो यार प्रतिस्थापन लगा देते हैं, सबको एक एक बार यूज कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन जब हम करेंगे तो यहाँ से हम y को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y को सारे के पदों में लेकर जाएंगे, सभी y को x के पदों में देखेंगे। तो y को उधर लेकर जाते हैं, 40 को उधर भेज देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 40। तो y बराबर आ गया यहाँ से 3x माइनस का 40। और ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर थर्ड की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, ये देखो हमने रख दिया, y का मान रख देते हैं। तो 4x माइनस का 2 इंटू 3x माइनस का 40। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 50। ठीक है ना, यही तो होगा भाई, बोलते चलोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो ये हो जाएगा 80 और ये बराबर आ जाएगा 50। अब देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x। अब देखो 80 को उधर लेकर जाते हैं और माइनस में मिलेगा ये, इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो 50, 80 में से क्या हो जाएगा, 50 में से 80 घट जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल और x बराबर आ जाएगा 15। मिला कि नहीं मिला 15। अब इस जो x की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 से हम क्या रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 इंटू 15 माइनस का कितना हो जाएगा 40, 15 तियाँ हो जाएगा यहाँ से 45, माइनस को हो जाएगा 40, बराबर आ जाएगा 5। मतलब y की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आ गई 5। ठीक है ना, मजा आया कि नहीं मजा आया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। x बराबर 15 आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है ना, बस यही चीज़ें आपको करनी है, ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन है उसमें कह क्या रहा है। अगर इतना आप पता कर ले जाते हो तो आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा सही हो जाएगा। बस आपको यही थ्योरी जो दी गई है ना, इस थ्योरी को अगर आपने समझ लिया, एक बार ही आपने समझ लिया और उसको पकड़ने का आपने चैलेंज जो है वो पार कर लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन ये बहुत ही जो है बहुत ही सरल हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ है। तो पूछे थे ये टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, देखो कुल प्रश्न की संख्या हमने लिखी है ना, कुल प्रश्न की संख्या कितनी है, x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख दो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 15 और y की वैल्यू 5, मतलब यहाँ से आ जाएगा 20। मतलब 20 प्रश्न थे जिसमें से 5 प्रश्न उसके अशुद्ध थे और 15 प्रश्न क्या थे, शुद्ध थे। यही चीज़ आपको बतानी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है ना, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को ही देखने आए होंगे और इस क्वेश्चन को ही समझने आए होंगे। तो प्लीज़ इसको देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो, पहली बात तो पॉइंट दिए गए हैं, 2 स्थान, एक तो ए है एक तो बी है। ठीक है ना, अब इन दोनों की जो दूरी है बीच की वो कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये होगा कि 100 किलोमीटर की दूरी है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब कि मान लो एक के पास एक कार है, ठीक है ना, कार मुझे बनाना नहीं आता है, आपको बनाना अच्छे से आता होगा तो आप बनाइएगा। और बी के पास एक दूसरी कार है, इसके पास एक लैम्बोर्गिनी है और एक इसके पास जो है एक जो है मान के चलो इसके पास रोल्स रॉयस है। ठीक, दोनों क्या हो रहे हैं,
चल रहे हैं, ठीक है ना। दोनों बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं, मतलब अलग अलग चालें हैं। इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों जा रही हैं। अब आप ही एक बात इमेजिन करो, यहाँ पर आप ही समझो कि जब आप बाइक चलाते हो, ठीक है ना, जब आप बाइक चलाते हुए ऐसे जाते हो, ठीक है ना, मान लो आप रोड पर जो है बाइक चलाते हुए सीधे सीधे चल रहे हो, ठीक है, और आपके पीछे से कोई ना कोई गाड़ी ऐसे आ रही है, ठीक। तो आप क्या होगे, किसी ना किसी चाल पर आप भी चल रहे होगे, किसी ना किसी चाल पर ये भी चल रहा होगा। तो आपका क्या होगा, जब आप दोनों आमने सामने होगे तो लगेगा कि इसकी चाल क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसको क्या लगेगा, आपकी चाल बहुत ज़्यादा कम है। तो मतलब क्या है कि आपको आपकी चाल क्या होगी, घटती हुई दिखाई देगी। जैसे आप जा रहे हो, पीछे से एक गाड़ी और आई, तो आप जो है क्या होगे, थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले शर्त में हम क्या करेंगे, एक तो पहली बात तो मानेंगे कि पहली जो कार ए के लिए जो होगी चाल यक्स होगी, और कार बी के लिए जो चाल होगी वो वाई होगी, और दोनों का अंतर जो है वो क्या होगा, चाल के बराबर होगा। पहले तो एक बार हम लिखते हैं, तब आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि माना ए द्वारा कार की चाल बराबर यक्स और बी द्वारा कार की चाल बराबर वाई। फर्स्ट शर्त से हम जानते हैं कि चाल बराबर, पहली बात तो दूरी बटे समय, ये तो होता ही है। फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, जब ये एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होता है, दोनों में बहुत ही माइनर सा अंतर होता है। जो मैं समझा रहा हूँ कि एक्स माइनस वाई पहले वाले शर्त में हम लिख क्यों रहे हैं, दूरी कितना है 100 और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। अब ये चीज़ अंतर हम क्यों लिख रहे हैं, मतलब दोनों कारों की चाल में हम माइनस लगा क्यों रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी बहुत ही बेहतर तरीके से। जैसे आप जब गाड़ी से चलते हो, आप ही देखा करो, जब आप गाड़ी से चलते हो तो जब आप क्या करते हो, इधर साइड पर आते हो, और जब आप इधर साइड आते हो और आप जब इधर से इधर की साइड पर जाते हो तो लगता है कि ना कि बहुत तेज़ी से, मतलब जब आप विपरीत साइड से आते हो, जैसे मान लो लेफ्ट साइड से ये आ रहे हैं और आप जो है राइट साइड से जा रहे हो, ठीक। तो क्या होगा कि दोनों की चालें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देंगी। तो हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे दोनों की चालों में। मतलब क्या हो रही हैं, बहुत तेज़ी से जा रही हैं, बहुत तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। और जब दोनों साथ ही साथ चलते हैं तो क्या होता है, चाल के अंदर थोड़ी सी कमी आने लगती है। आपको दिखता है कि मेरी जो चाल है वो, अगर भाई इसका कितना है, तो आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जब आग से आगे जाने लगेगा तो आपसे ये क्या होगा, 20 किलोमीटर ज़्यादा होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ज़्यादा चल रहा होगा। क्योंकि आप उस टाइम पर क्या होंगे, जब आपके रिस्पेक्ट में इस वाले गाड़ी को देखा जाएगा तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ही तो आगे चलेगा। मतलब कि आपकी चाल में क्या हो रही है, कमी आ रही है। किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे वाले कार के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, चाल को माइनस लगा देते हैं। इसमें हम मतलब जो चाल है आपकी, उससे क्या करेंगे हम, जो दूसरे वाले गाड़ी की चाल होगी उससे हम घटा करके लिखेंगे जब वो साथ साथ चल रही होगी। क्या होगी, साथ साथ चल रही होगी, मतलब एक ही दिशा में जब चल रही होगी। और दूसरे शर्त से अगर हम देखते हैं, सेकंड शर्तानुसार हम जब जाते हैं, सेकंड शर्तानुसार हम जब देखते हैं तो जो दोनों में आएगा मतलब अंतर तो होगा नहीं, जब वो क्या होंगी। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में जब वो चलेंगी तो उनकी चाल में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा, यहाँ से कितना, 100 किलोमीटर की दूरी है, समय कितना लग रहा है, 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 1 घंटे हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5x माइनस का, अच्छा देखो यहाँ से 5 से ये कट जा रहा है, 5 5 दूना 10, मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना, x माइनस का y बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, मतलब 20, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा आपको। x माइनस y बराबर आ जाएगा 20, समीकरण नंबर 1 हो गया है। और यहाँ से आ जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा 100, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। मेन मोटिव मेरा ये था समझाने का कि ये जो माइनस है, ये जो प्लस है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने इस चीज़ को समझाया है कि जब आप एक ही दिशा में आप चलते हैं तो चाल में आपको कमी देखने को मिलती है, और जब आप विपरीत दिशा से आपके सामने से गाड़ी ऐसे पार होती है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको जो है लगता है कि चाल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है हमारे। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसको आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जब बाइक वाइक चलाएंगे, हालांकि बाइक तो चलाते ही होगे, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आपको चलानी नहीं चाहिए, लेकिन आप चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाया करो। उतना ज़्यादा
तेज़ी भी नहीं, थोड़ा रोड सेफ्टी और सही चीज़ों को देख करके काम किया करो, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए। अब यहाँ पर हम फटाफट से चाहे जो नियम लगा दो यहाँ पर हम लगा देते हैं। देख रहे हैं दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 120 और x बराबर आ जाएगा यहाँ से 60। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी चाहिए, आप 1 में रख दो, 2 में रख दो। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस का y बराबर आ जाएगा 20 इक्वल, ये आ जाएगा y को जब हम उधर लेकर जाएंगे 20 को इधर लेकर आएंगे तो y बराबर आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60 और जो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40, यहाँ से आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके अंदर मुझे बताने का जो तरीका था वो सब चीज़ें आपको शायद पसंद आया होगा, और इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो सब लोग कर जाते हैं, क्वेश्चन आप देखोगे एक बार, हाँ ठीक है रट लिया, हाँ ठीक है पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करने की बारी आती है, कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करने की बारी आती है, तो कुछ इस तरीके से ही सॉल्व होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। आयत की बीमारी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से आपको समझ करके ही इसका जवाब देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप उसको भी सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि आयत की बीमारी ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो यहाँ पर लिखते हैं माना आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर यहाँ से x हो जाएगी और यहाँ से हम मान लेते हैं चौड़ाई बराबर ये हो जाएगी y। और हम यहाँ पर एक चीज़ और मानेंगे, ध्यान से देखना अभी क्यों मान रहे हैं हम, क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट शर्त अनुसार, फर्स्ट शर्त से हम क्या देखते हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल जो है, मतलब एक आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, मतलब उसकी लंबाई में से 5 कम कर दो, और भाई ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, और चौड़ाई में क्या करना है हमको 5 इकाई और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। चलो भाई चौड़ाई में हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं और इन दोनों का गुणा जब हम करेंगे तो भाई किसके बराबर आएगा, x इंटू वाई में से हम क्या कर रहे हैं 9 घटा देंगे। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, लो भैया हमने कम कर दी, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लंबाई में 5 इकाई कम हो जाता है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ जाता है। यदि जाता हो तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा 9 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हो गया आयत का और उसमें से क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हमने भाई 9 वर्ग इकाई कम कर दी। अब ये चीज़ हमने इसीलिए ली है, जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये चीज़ें हट जाएंगी। देखो कैसे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे x इंटू वाई, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3x माइनस का 5y प्लस माइनस का आ जाएगा यहाँ से 15 बराबर आ जाएगा x इंटू वाई माइनस का y। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ से ये दोनों कट के हट जाएगी। अब आपका जो है एक समीकरण युग्म बन गया, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 5y। अब 15 को उधर लेकर जाएंगे तो यह आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान सा था। इसी तरीके से दूसरे शर्त से जो दूसरा समीकरण बनेगा, सेकंड शर्त से क्या देखते हैं हम, सेकंड शर्त अनुसार हम ये चीज़ देखते हैं कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, लो भैया हमने बढ़ा दिया, 3 इकाई बढ़ा दी और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी, तो क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, बढ़ जाएगी तो मतलब x इंटू वाई में क्या हो जाएगा 67 जो है बढ़ जाएगा और इसका गुणा कर देते हैं तो x इंटू वाई प्लस का आ जाएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से x इंटू
एक्स इंटू वाई प्लस का 67। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लेकर जाओगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। देखो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y। अब देखो इधर इसको इधर लेकर जाओगे तो 67 में से 6 घट जाएगा, बराबर आ जाएगा 61 के। तो ये इक्वेशन नंबर आपके सामने है सेकंड। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी अब आपकी है। इस क्वेश्चन को शायद आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी हो चुका है ये क्वेश्चन। चाहे तो आप सॉल्व कर लो, नहीं तो हम सॉल्व करके दिखाएं। बहुत ही आसान सा है, चलिए हम सॉल्व ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे जानते हो, प्रतिस्थापन विधि से। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस का 5y अपॉन हो जाएगा 3, और ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, 3। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण नंबर 2 में x का मान। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, 2 में x का मान रख देते हैं। तो 2 में x का मान 2 इंटू 6 प्लस 5y अपान हो जाएगा 3, और प्लस का आ जाएगा 3y बराबर आ जाएगा यहाँ से 61 के आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। जब हम अंदर गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 6 दूना 6 दूनी हो जाएगा यहाँ से 12, प्लस का आ जाएगा 5 दूना 10y, और बटे आ जाएगा 3, प्लस का आ जाएगा 3y बराबर आ जाएगा 61। अब देखो इसका गुणा कर देते हैं तो 12 प्लस 10y प्लस का आ जाएगा 9y बराबर आ जाएगा यहाँ से 3 एकम 3 छत्रिक 18, मतलब 181 आ जाएगी यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, 12 को उधर लेकर चले जाएंगे तो, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19y। थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा है, तो ये आ जाएगा 19y हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, 3 से जब हम गुणा कर रहे थे 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 12 उधर जाएगा तो 183 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे और 79y। और जब हम घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा 7, 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 19 से जब हम भाग देंगे तो 19 नवैये 171 होता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 9। y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 9। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रख देते हैं, 3 में। तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से हम क्या कर देते हैं, y की वैल्यू को वहाँ पर रख देते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन हो जाएगा 3, और ये जो x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस, और ये आ जाएगा 5 9 45 बटे आ जाएगा 3 बराबर आ जाएगा 6 5 11 और 4 1 5 51 बटे 3, और x बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 3 7 21, मतलब x बराबर आ गया आपका 17। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 17, और y बराबर कितना आ गया यहाँ से 9। देखो क्वेश्चन आपको बहुत ही तरीके से समझना है, और यही आयत की बीमाएं हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो, वेरी इजी हो जाता है आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि जो थ्योरेटिकली वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको कोई भी मान नहीं दिया गया है, इक्वेशन नहीं बना है, बनाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको जोर अभी से ही देना होगा, जिससे एग्ज़ाम टाइम तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हाँ ये स्टेप में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तभी आपका जो टारगेट है, गोल है, वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में यार अच्छा नंबर आ ही जाता है अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, अच्छे से पूरा तैयारी कर लेते हो, बढ़िया से सबको सीरीज वगैरह सबको सॉल्व कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप जो है 101% आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, और तरीके से सॉल्व कर सकते हो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और लाइक जरूर करके जाना। ये चीज़ आप मत भूला करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।